जवाहर, मैं मुकुल ज्योति मिंज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, कक्षा 7 में विषय गणित में पहला पाठ पूर्णांक पढ़ा रही हूँ। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं, इस पाठ में पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, व्यवकलन जहाँ इसको घटाव भी कहा जाता है, पूर्णांकों के गुणन एवं इसके गुण, पूर्णांकों में विभाजन एवं इसके गुण। तो कक्षा 6 में आप सभी पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हो। तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का यह एक बड़ा संग्रह है। तो फिर से इसे दोहराते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या गणना की संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि होती हैं, जो जिसमें शून्य नहीं होता है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या का संग्रह बनाती है। अतः 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 से अनंत तक इत्यादि क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। तो यहाँ क्या अंतर हम लोग देखें? प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3, 4 होते हैं और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होते हैं। ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर जिसमें माइनस चिन्ह लगता है, जैसे -1, -2, -3, -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्याएं हैं। और पूर्णांक जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का संग्रह बनाती हैं, जो पूर्णांक कहलाती हैं, जिसमें शून्य के बाईं ओर धनात्मक 1, 2, 3, 4 लिखा गया है और शून्य के दाहिनी ओर, शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है और शून्य की दाहिनी ओर क्या है? धनात्मक संख्या है इत्यादि क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। फिर से इन्हें सुन लीजिए कि पूर्णांक में क्या होता है? शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, जिसमें धनात्मक शून्य के दाहिनी ओर होता है और ऋणात्मक क्या होता है? शून्य के बाईं ओर होता है। तो इससे पहले हम जानना चाहते हैं कुछ पूर्णांक से संबंधित अन्य बातें, जैसे कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है? शून्य एक ऐसा संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वह ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या शून्य है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। जबकि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिलकर जो संख्या बनाते हैं, संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो इस तरह से ये हम लोग समझ चुके हैं क्या है। तो आगे हम लोग जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण, इस अध्याय में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट है। तो इस पाठ में मेन पॉइंट जो है, जो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अगर करेंगे गुना करने पर तो वो क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। दो असमान चिन्हों वाले, जैसे प्लस और माइनस चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसे आप याद रखेंगे। दो या दो से अधिक पूर्णांकों के गुणनफल का निरपेक्ष मान उन पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के बराबर होता है। दो या दो से अधिक पूर्णांकों में कोई एक ऐसा पूर्णांक शून्य हो तो उन पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या होता है? शून्य। पूर्णांकों पर योग का सावृत गुण लागू होता है, सावृत गुण, परंतु क्रम विनिमय गुण एवं सहचार्य गुण लागू नहीं होता, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्रम विनिमय गुण एवं सहचार्य गुण इसमें लागू नहीं होता है? पूर्णांक में। शून्य का योगात्मक आइडेंटिटी शून्य ही होता है। पूर्णांकों पर घटाव का समृद्ध एवं क्रम विनिमय गुण लागू होता है। पूर्णांकों पर घटाव का
किसका होता है? घटाव का समृद्ध गुण एवं क्रम विनिमय गुण लागू होता है, परंतु सहचार्य गुण नहीं लागू होता है। जबकि पूर्णांकों के योग में क्रम विनिमय गुण और सहचार्य गुण क्या होता है? लागू नहीं होता है। और लेकिन घटाव में क्या होता है? क्रम विनिमय गुण और समृद्ध गुण दोनों क्या होता है? लागू होता है, जिससे आप ध्यान से समझेंगे, यही इसमें अंतर है। परंतु पूर्णांकों के घटाव में सहचार्य गुण लागू नहीं होता है। पूर्णांकों पर गुणा का समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण और सहचार्य गुण लागू होता है। मतलब गुणा में, पूर्णांकों के गुणा में तीनों गुण लागू होता है, समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण और सहचर्य गुण। परंतु पूर्णांकों के घटाव का समृद्ध गुण और क्रम विनिमय गुण लागू होता है और सहचर्य गुण लागू नहीं होता है। और उसी तरह पूर्णांकों के योग में क्या होता है? समृद्ध गुण लागू होता है, परंतु क्रम विनिमय गुण और सहचर्य गुण लागू नहीं होता, जिससे आप याद रखेंगे और आगे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पूर्णांकों में गुणा का वितरण गुणा भी लागू होता है। एक किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक, तदात्मक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी पूर्णांक या शून्य का गुणनफल शून्य होता है। दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल धनात्मक एवं दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक होता है। किसी पूर्णांकों में शून्य का भाग अर्थहीन होता है। पूर्णांकों पर भाग का समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण या सहचार्य गुण लागू नहीं होता है। फिर से सुनिए, पूर्णांकों पर भाग का समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण और सहचार्य गुण लागू नहीं होता है। मतलब पूर्णांक पर के घटाव या भाग पर या डिवाइड में समृद्ध गुण, क्रम विनिमय गुण और सहचर्य गुण लागू नहीं होता है। तो इस पाठ का ये सारांश है, जिसको मैंने पहले आप लोगों को सब बता दिया। अब इसे हम आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार बताते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा किसको कहते हैं? संख्या रेखा एक रेखा है जिसमें पूर्णांक को दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है? शून्य है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। और ये ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक, केवल पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि धनात्मक पूर्णांक है। -1, 2, -1, -2, -3, -4 इत्यादि क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो इतनी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। पिछली कक्षा में हमने संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन सीखा। अब यहाँ हम उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं पूर्णांकों को संख्या रेखा पर बिंदुओं के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है। ऊपर दिखाए गए संख्या रेखा को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे बड़ा कौन पूर्णांक नहीं है, सबसे छोटा कौन पूर्णांक नहीं है। संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक अपनी बाईं ओर के पूर्णांकों से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक अपनी बाईं ओर के पूर्णांकों से क्या होती है? बड़ी होती है। संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर के पूर्णांकों से छोटी होती है। दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। जैसे कि दो क्रमिक पूर्णांकों में
5 और -4 के बीच में कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। अब आते हैं पूर्णांकों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाएं और जितनी अधिक दूरी पर होगी वह उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। इसे आप याद करेंगे, जितनी दूरी पर होगी संख्या रेखा में कोई संख्या शून्य से दाएं और जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से बाईं और जितनी अधिक दूरी पर होगी वह उतनी ही छोटी होगी, इधर बाईं ओर। अतः किसी भी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, इधर चलते हैं दाईं ओर। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो यह दाईं ओर चलते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांक के बिंदुओं को दर्शाया गया है। जिस तरह से यहाँ हम लोग चित्र देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर संख्या रेखा में शून्य को दर्शाया गया है और शून्य से इधर दाहिनी ओर धनात्मक है और बाईं ओर क्या है, ऋणात्मक है। दर्शाए गए पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखना है और दर्शाए गए पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ आरोही और अवरोही, जो छोटे से बड़े क्रम में है उसको आरोही, जैसे सीढ़ी चढ़ने के जैसा होता है आरोही क्रम। उसी तरह अवरोही क्रम बड़े से संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते जाते हैं, उसे आरोही क्रम कहते हैं। तो आरोही क्रम -16, -12, -7, -4, 3, 8, 12 और उसी तरह अवरोही क्रम 14, 8, 3, -4, -7, -12, -16। यहाँ जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या माइनस में हुआ क्या है, सबसे छोटी संख्या होती है। विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री या सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिमला, ऊटी, श्रीनगर, दिल्ली, इसका तापमान दिखाया गया है -4, ऊटी का -4 और 2 और 4 के बीच में श्रीनगर 8 और दिल्ली 14। इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखें। सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थान के तापमानों में क्या अंतर है? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है? तो ये आप लोग ध्यान से इस पर देखें और समझें। दी गई संख्या रेखा पर अंकित स्थानों के तापमान इस प्रकार है। शिमला 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊटी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली 14 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान क्या है? सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दिल्ली का तापमान जो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सबसे ठंडा स्थान क्या है? शिमला -4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली और शिमला के तापमानों में अंतर इस तरह 14 डिग्री सेल्सियस -+4 डिग्री सेल्सियस, तो 18 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और शिमला का तापमान -4
डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग 8 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 4 डिग्री सेल्सियस तथा शिमला का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग शिमला के तापमान से अधिक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। फिर से सुन ले, पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, बी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, और सी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है +4 और +5, जिसको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, +4 प्लस -5 इज इक्वल 4 प्लस माइनस ना होकर यहाँ प्लस है, अर्थात ये जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उनके चिन्हों की उपेक्षा करते हैं और एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं, वहीं बड़ी संख्या के चिन्ह को इसके साथ लगा देते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ -4 +3, तो इसको हल करने पर -4 +3, तो यहाँ जो बड़ी संख्या 4 है वो उससे 3 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -1। उसी तरह -56 +73, अगर इसको जोड़ने पर जो 56 और प्लस दोनों क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है और जिससे इसको घटाने पर 17 प्राप्त होता है। अब आते हैं योज्य प्रतिलोम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी अच्छी तरह से लेनी चाहिए, यह परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। योज्य प्रतिलोम क्या है? किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -1 है, इसके विपरीत -1 का योज्य प्रतिलोम a है, तो जिसमें a जोड़ -a इज इक्वल 0, -a प्लस a उदाहरण के लिए यहाँ पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -8, प्लस जोड़ -8 बराबर 0। इस तरह -8 + 8 मतलब 0। योज्य प्रतिलोम में कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पूर्णांक 7 योज्य प्रतिलोम -7, क्योंकि
7 प्लस -7 इज इक्वल 0। -7 योज्य प्रतिलम्ब 1 -7 प्लस 7 इज इक्वल 0। उसी तरह -4a और योज्य प्रतिलोम 4a, -4a प्लस 4a इज इक्वल 0। पूर्णांकों का व्यवकलन या सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, व्यवकलन योग का विपरीत होता है, इसलिए घटाए जाने वाले पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांकों में जोड़ना है। किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a माइनस b, a प्लस b का योज्य प्रतिलोम a प्लस माइनस b और a माइनस कोष्ठ में बंद b बराबर a प्लस बड़ा कोष्ठ और छोटा कोष्ठ में माइनस b का योज्य प्रतिलोम बराबर a प्लस b, अतः ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक होता है। -2 बराबर +2 तथा -11 बराबर -11 या 11। तो इस तरह से योज्य प्रतिलोम आप लोगों को कुछ फिर से समझ में आ गया होगा। व्यवकलन योग का विपरीत होता है, इसलिए घटाए जाने वाले पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। तो यहाँ कुछ दिए गए हैं उदाहरण के लिए, जैसे 8 - 4 बॉक्स बना हुआ है और -3। तो इसमें क्या करना है, 8 - 4 इज इक्वल क्या लिखा गया है 4 और 4, जबकि 4 - 3 से क्या होता है, बड़ा होता है। उसी तरह 8 - 4 इज इक्वल is greater than -3। 0 into 4 is equal 0 and 0 plus 4 is equal 4। 0 is greater than 4। 0 into 4 is greater than 0 plus 4। 0 into 4 and 0 plus 4। तो 0 into 4 छोटा होता है किससे, 0 plus 4 से। -5 प्लस -3 इज इक्वल -6 और -5 - 3 इज इक्वल -8, अर्थात -8 इज इक्वल -8। -5 प्लस -3 इज इक्वल -5 - 3। निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों आरोही और अवरोही, तो इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम जिसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर क्रम बढ़ता है, जिसमें जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये बच्चों आसानी से आप बना लेंगे। जैसे यहाँ पर -20, 15, 3, 0, -4, 5। तो हम लोग शून्य को संख्या रेखा में दर्शा कर लिखेंगे। शून्य के बाईं ओर धनात्मक और दाहिनी ओर ऋणात्मक। तो बाईं ओर धनात्मक में 3, 15 और 5 है।
उसी तरह -35, 34, -102, -32, 52, -4, -5। निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 20/20, -2, -0, -5, -15, -11। इसी तरह और भी सवाल दिए हुए हैं, इसे आप अपने कॉपी पर स्वाध्ययन के दौरान बनाएंगे और अपने शिक्षक को दिखाएंगे। जितने जो सवाल दिए गए हैं इसे आप बना लेंगे। आशा है कि आप इसे कुछ हद तक समझ ही गए होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर